जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, जिसमें हमने कल क्लास में समझा क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा गया है। इस बात को हमने बखूबी समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं समझने शीत युद्ध क्या है, इस चीज को समझना है। देखो, मैंने आपको कल की क्लास में बहुत सारी चीजें बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा दी थी कि आपके शीत युद्ध के प्रारंभ होने में प्रमुख तौर पर दो विचारधाराओं की प्राथमिकता है, और वो दो विचारधाराएं किसकी है? एक है आपकी यूएसए की और एक है आपकी यूएसएसआर। इनके बीच की राजनीतिक आर्थिक विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट ही शीत युद्ध का कारण बनता है। आपको मैंने बताया है कि शीत युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ये दोनों दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ थे, एक दूसरे के साथ थे। ये दोनों के दोनों मित्र राष्ट्र में थे। ये दोनों एक तरफ से दूसरे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। तो वो क्या चीजें हुई जिन्होंने इनको एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बनाया, वो कौन सी चीजें हैं, वही हम चल रहे हैं समझने। विचारधारा तो आई है, उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिन्होंने इन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिनके कारण ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। आइए चलते हैं और उन कारणों को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिन्होंने इन्हें आमने सामने लाकर खड़ा किया है। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैंने आपको बताया है दूसरे विश्व युद्ध का अंत आपके शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक का है? 1939 से लेकर 1945। यह है आपका टाइम पीरियड किसका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इस टाइम में हुई है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। किसके किसके बीच में? मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्रों के बीच में हुई है। मैंने आपको बता दिया है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन था। मित्र राष्ट्र में यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था और फ्रांस था, याद रखनी है। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान। और दूसरे विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? जर्मनी के दो शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराकर, जापान के दो शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, इनके ऊपर परमाणु बम गिराकर ये युद्ध समाप्त किया जाता है। तो सुनिएगा, सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार कहां हुआ? सुनना, दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब हमारी तरफ, ये हमारा जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया पड़ता है। ठीक है, जिसे आज के टाइम पे जिसे म्यांमार कहते हैं, उस टाइम उसे बर्मा कहा जाता था। तो बर्मा में भी युद्ध लड़ा जा रहा था और भारतीय सेना ने अंग्रेजी सेना की तरफ से वहां पर मोर्चा संभाल रखा था। समझ रही बात? अगर आपने सैम मानिक शाह वाली मूवी देखी हो तो उसमें आप देखेंगे ये चीज। ठीक है, चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी
पड़ा। तो आपको पता चल गया पहला विश्व युद्ध कब हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। पहला विश्व युद्ध हुआ है 1914 से लेकर 1918 के बीच में, और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ है 1939 से लेकर 1945 के बीच। पहले के विश्व युद्ध में भी दुनिया दहक गई थी और दूसरे विश्व युद्ध ने तो दुनिया को एकदम तहस नहस कर दिया। उसने बता दिया कि युद्ध एक तरफा बर्बादी नहीं लाता, युद्ध दोनों तरफ की बर्बादी लाता। ये मत सोचिए कि आप ताकतवर हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा युद्ध करने से। युद्ध करेंगे तो आपको भी नुकसान होगा और सामने वाले को भी नुकसान होगा। समझ में आई बात। युद्ध कभी भी एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। युद्ध एक समान तो नहीं, लेकिन बर्बादी दोनों को ही देता है। एक की जान जाती है तो एक का पांव हाथ जरूर कटता है, तो नुकसान दोनों का है, किसी एक का नहीं है। किसी का पूरा बर्बाद हो जाता है, किसी का 70% बर्बाद होता है। बर्बाद तो होता ही होता है। युद्ध कभी अच्छा नहीं माना गया है और युद्ध को अवॉइड ही करना चाहिए, जितना कर सको उतना, नहीं तो अंत भला और सब भला हो ही जाता है। फिर आगे सुनो। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। यही वो घटना है जिसे माना जाता है इन दोनों के बीच में दरार आने का। यही वो घटना है। कौन सी घटना? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का गिराया जाना ही ये माना जाता है कि ये सोवियत और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। सोवियत इसे मानता है कि अमेरिका मुझे अपनी ताकत दिखा रहा है और ये बता रहा है पूरी दुनिया को कि मुझसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो पूरी दुनिया को मेरी ताकत को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे अपना दादा मानना पड़ेगा, बड़ा भाई मानना पड़ेगा या डॉन मानना पड़ेगा। लेकिन सोवियत इस चीज को स्वीकार नहीं करता। सोवियत कहता है कि तू बड़ा तो मैं भी तेरे से छोटा नहीं हूं। यही इनके बीच का ये जो पावर कॉन्फ्लिक्ट था, यही पावर कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर शीत युद्ध में कन्वर्ट होता है। अमेरिका ने परमाणु बम गिराने के संबंध में ब्रिटेन और फ्रांस को बताया था, अपने मित्र राष्ट्र के 2 साथियों को बताया था, परंतु अपने चौथे साथी यूएसएसआर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वो जापान पर परमाणु बम गिराने जा रहा है। और यही वो कारण बनता है जिसके कारण ये अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि पूरी दुनिया को कि आज के टाइम पर मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, पूरी दुनिया को मेरे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। लेकिन ये बात और ये तरीका यूएसएसआर को कहीं से भी नागवार गुजरता है और वो कहता है तू ताकतवर है तो मैं भी तेरे से कम नहीं हूं। ये जो आपसी प्रतिद्वंदता का ये भाव जो पैदा हुआ, इसी भाव ने शीत युद्ध को पैदा किया। शीत युद्ध के पैदा होने के पीछे इस भाव का योगदान है। इस भाव ने ही शीत युद्ध को पैदा किया है और कोई कारण नहीं है शीत युद्ध होने के पीछे। यही सबसे बड़ा कारण है। समझ में आई बात? क्या? आपसी प्रतिद्वंदता ने ही शीत युद्ध को पनपाया है। मैं बड़ा तू बड़ा के इस खेल ने ही इस शीत युद्ध को पैदा किया है। समझ में आया? ये बात आप समझिए, ठीक है। अगर मान लेता सोवियत कि हाँ भाई तू बड़ा है मैं तेरे से छोटा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। लेकिन कहां कोई मानता है? किसी ने आज तक किसी की राज दरबारी स्वीकारी है? कदापि नहीं, कदापि ही नहीं। समझ में आई बात? न महाराणा प्रताप साहब ने अकबर का दरबार स्वीकारा और ना अकबर ने महाराणा प्रताप को अपना स्वीकारा। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में ही तभी तो दोनों महान है ना। वो राजनीतिक तौर पर, वो हर तौर पर, वो नैतिकता के आधार पर भी, वो हर प्रकार से। महाराणा प्रताप इसीलिए तो महान है क्योंकि उन्होंने
झुकना स्वीकार नहीं किया। अगर और सब राजपूत राजाओं की तरह उन्होंने भी झुकना स्वीकार कर लिया होता तो आज इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा नहीं होता। स्वर्णिम अक्षरों में इसीलिए उनका नाम लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े सम्राट के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मेवाड़ को जब तक जीवित रहूंगा तेरे चंगुल में नहीं आने दूंगा, और वो लड़ते रहे। उन्होंने घास की रोटियां खाई लेकिन अकबर का दरबार स्वीकार नहीं किया। यही चीज यहां पर भी, इसने कभी इसको अपना बड़ा भाई नहीं माना, अपने से बड़ा कभी नहीं माना, और ना ही मानना ही इनके बीच में शीत युद्ध का कारण बनता है। अब बात समझ में आ गई। और वो कहां से स्टार्ट होती है? वो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की अमेरिका की नीति से स्टार्ट होती है। समझ में आई बात? इसीलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप समझ में आया कि इस चैप्टर को बिना पढ़े अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कभी नहीं समझ पाएंगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों सोवियत संघ का विखंडन हो गया, सही ढंग से आप नहीं समझ पाएंगे। आप उन कारणों को सही ढंग से विस्तार पूर्वक कभी नहीं समझ पाएंगे कि सोवियत संघ का विखंडन किन कारणों से हुआ है। ठीक है, आगे चलिए, सुनिए आप। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है, अंडरलाइन कर लो, क्या तर्क देते हैं जो अमेरिका के इस बम गिराने को गलत मानते हैं? वो लोग क्या तर्क देते हैं, सुनना। कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत, अंडरलाइन कर लो, इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क है, अब अमेरिका के समर्थक क्या कहते हैं? आलोचकों ने जो कहा वो ठीक, वो आपने समझ लिया। अब अमेरिका के जो पिछलग्गू हैं वो क्यों कहते हैं कि अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया वो सही कैसे है, अब वो सुनो। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। और मैं मानता हूं कदापि ये जरूरी नहीं था। युद्ध अपने अंतिम चरण में था और जापान भी सरेंडर करने वाला था। ये इसीलिए किया गया था जिससे कि सोवियत को ये चिताया जा सके कि आज के टाइम पे पूरी दुनिया में अगर कोई ताकतवर है तो वो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये दिखाने के लिए किया गया है। इस तर्क से मैं सहमत हूं। अब आप अपना तर्क खुद चुन सकती हैं कि आपको कौन सा तर्क सही लगता है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि युद्ध अपनी समाप्ति पर था और ये जानबूझ के किया गया था और अमेरिका ने ये बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि जापान ने एक बार उसके एक बहुत बड़े बंदरगाह पर हमला कर दिया था और उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने उसके ऊपर ये परमाणु बम गिराए, जिससे कि पूरा का पूरा जापान तबाह हो जाए। क्योंकि जापान उस समय सबसे आधुनिक राष्ट्रों में से एक था, सबसे आधुनिक, सबसे तेजी से प्रगति करने वाले देशों में से एक था। इसीलिए अमेरिका ने उसके साथ ये बर्ताव किया, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी नस्ल ही तबाह हो जाए और वो बर्बाद हो जाए। समझ में आई बात? और उसके बाद फिर अमेरिका ने उसके ऊपर अपनी शर्तें थोपी, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने इसे बर्बाद नहीं किया तो ये आने वाले टाइम में फिर अपने आप को रिकवर कर लेगा और फिर मेरे सामने एक विरोधी ताकत के रूप में खड़ा हो जाएगा। कौन? जापान। समझ में आई बात? और ये किसका हाथ पकड़ लेगा? सोवियत
संघ का, और अगर इसने सोवियत संघ का हाथ पकड़ लिया तो फिर तो मेरी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल ये दोनों मिलकर कर देंगे। इसीलिए उसने इसको पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिससे कि आने वाले भविष्य में अमेरिका को किसी भी प्रकार से जापान से खतरा ना हो सके। क्योंकि भाई परमाणु बम को गिराने के बाद जो तबाही मची जापान में, उस तबाही की हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। उस तबाही की आंखों से हम कल्पना कर ही नहीं सकते, हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। वहां आज भी लोग अपाहिज पैदा होते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा रेडिएशन है वहां पर। अभी भी कितने साल हो गए हैं, 45 में गिराया था, आज देख लो इतनी रेडिएशन अभी भी वहां मौजूद है। तो आप ये समझो कि कितना ज्यादा अमेरिका ने गलत किया था, कितना ज्यादा। ये समझने वाली बात है हम सबके लिए। अमेरिका अपने हित के लिए किसी के भी हित को तबाह कर सकता है, ये हमेशा से उसका रहा है। हमेशा से अमेरिका अपने लाभ के लिए किसी को भी दांव पे लगा सकता है। हमारा पड़ोसी आप देख सकते हैं, इसका जीता जागता सबूत है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान की बर्बादी आज जो हुई है, उस बर्बादी को करने में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान। भारत का दुश्मन अमेरिका, पाकिस्तान को बनाने में ब्रिटेन का और अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका है। भारत का बंटवारे का जो पूरी रूपरेखा रखी गई है, इन्होंने ही रखी है। नहीं, कभी नहीं होता भारत का बंटवारा। मोहम्मद अली जिन्ना की कोई औकात नहीं थी महात्मा गांधी के सामने, कोई औकात नहीं थी उनकी, लेकिन उनको इतना ज्यादा महत्व किसने दिया? ब्रिटिश क्राउन ने दिया, जानबूझ के दिया। क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस भारत को हम बांट के नहीं गए तो ये हमें फिर से जो हमने गलत तरीके से लूटा है, ये व्यापार से कमा लेगा हमसे, इसीलिए किया। समझ में आई बात? आगे सुनो। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? शीत युद्ध। इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। मतलब यूरोप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। मैंने बताया ही आपको, यूरोप के ही 4 प्रमुख देश इस युद्ध में सम्मिलित थे। कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। युद्ध का मैदान, पूरे दूसरा विश्व युद्ध का मैदान आपका यूरोप ही था। तो इस युद्ध के, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। यूरोप को खड़ा होने के लिए किसी और की सहायता की जरूरत थी, और इस सहायता को करने का काम एक तरफ के यूरोप को सहायता ये पहुंचाता है, एक तरफ के यूरोप को सहायता ये पहुंचाता है। ये जिस यूरोप को सहायता पहुंचाता है, ये पहुंचाता है वेस्ट यूरोप, ये पहुंचाता है वेस्ट यूरोप को, और ये पहुंचाता है ईस्ट यूरोप। ठीक है, तो इसी तरह से यूरोप 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आपका पश्चिमी यूरोप, जो किसके खेमे में रहता है? यूएसए के खेमे, यूएसए की विचारधारा पे चलता है। और एक होता है आपका पूर्व यूरोप, जो किसकी विचारधारा पे चलता है? जो चलता है आपके यूएसएसआर की विचारधारा पर, साम्यवाद और समाजवाद की तर्ज पर। समझ में आई ना? आगे सुनो। इनके पास इतनी क्षमता, अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। पूरे विश्व में अब 2 ही लोग इतने ताकतवर थे कि जो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते थे। इसके अलावा अब कोई भी इतना ताकतवर नहीं था, और वो सिर्फ कौन थे? आपका यूएसए और यूएसएसआर। यही उस समय सबसे ज्यादा ताकतवर थे दूसरे विश्व युद्ध के विध्वंस के बाद। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में, अंडरलाइन करना, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले
खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शक्ति की होड़ में, मैंने आपको बताया ना, ये जो आपसी प्रतिद्वंदता थी, मैं बड़ा तू बड़ा की, ये जो आपसी प्रतिद्वंदता है, मैं बड़ा और तू बड़ा की, इसी प्रतिद्वंदता ने शीत युद्ध को जन्म दिया है। अगर ये आपसी प्रतिद्वंदता नहीं होती तो ये शीत युद्ध भी नहीं होता। ये मैं बड़ा या तू बड़ा की जो ये प्रतिद्वंदता थी, इसी प्रतिद्वंदता ने शीत युद्ध को जन्म दिया था। ठीक है। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह सब समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहाय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई विपक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। समझ में आई बात? क्योंकि जब दो लोग जानते हैं कि हम दोनों ताकत में 9-10 हैं, तो वो फिर आपस में लड़ते नहीं हैं, कभी भी नहीं लड़ते। लड़ते वो हैं जो जानते हैं। आप कभी देखती हैं कि रतन टाटा साहब और अंबानी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, या आपका अडानी और अंबानी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट? कदापि नहीं। वो हमेशा पीसते हैं, तो किसे पीसते हैं? गरीब को पीस देते हैं। समझ में आई बात? हमेशा अमीर कभी अमीर से नहीं लड़ता, अमीर हमेशा लड़ता है गरीब से, क्योंकि उसे पता है कि इसे तो मैं चुटकी में दबा दूंगा, इसे मैं चुटकी में दबा दूंगा। गरीब को देखो, गरीब हमेशा आपस में, क्योंकि पता है कि हम दोनों के पास कुछ खोने को तो है ही नहीं, जो भी है हम ही हैं, खोएंगे तो हम अपने आप को ही खोएंगे, इसके अलावा हम कुछ खो ही नहीं सकते। अमीर कभी नहीं लड़ते, लड़ता है तो हमेशा गरीब। तो ये दोनों भी, इनके पास इतनी ताकत हो गई थी, इतनी ताकत कि इनसे कोई भिड़ने की शक्ति अकेले नहीं कर सकता था। इसीलिए पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि इनसे कोई अकेले टकरा नहीं सकता, कोई भी इनसे अकेले टकरा नहीं सकता। और अगर इनकी बुरी नजर से बच के रहना है तो हमें किसी ना किसी को का गुट ज्वाइन करना है। अगर किसी को सोवियत से दिक्कत थी तो वो अमेरिकी गुट में चला गया, छोटा देश, और कोई किसी देश को अमेरिका से दिक्कत थी तो वो सोवियत के गुट में अल्टीमेटली चला गया। जब तक कौन सा गुट नहीं बना था? गुट निरपेक्ष आंदोलन जब तक नहीं बना था, तब तक ऐसा ही होता रहा। पूरी दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानती थी और मानती भी थी कि परमाणु बम से होने वाली तबाही को कोई अकेला झेल नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो परमाणु बम से होने वाली तबाही को अकेला झेल पाए। इसीलिए पूरी दुनिया ने इन दो महाशक्तियों का हाथ पकड़ना स्वीकार किया, इसीलिए स्वीकार किया। आगे सुनिए। अब जब दो महाशक्तियां ताकतवर होती हैं तो उनके बीच लड़ाई नहीं होती, उनके बीच सिर्फ शक होता है, लड़ाई कभी नहीं होती, संदेह होता है, और ये संदेह ही हथियार बनाने का कारण बनता है। अंडरलाइन कर लो ये शब्द, मैं बोल रहा हूं फिर से, संदेह ही कारण बनता है हथियार निर्माण का। और ये मैं कारण बताऊंगा सोवियत संघ के विखंडन में आपको। सोवियत संघ के विखंडन का सबसे बड़ा कारण है संदेह। संदेह के चलते सोवियत संघ ने सबसे ज्यादा हथियार बनाए, और हथियारों पे, देश के विकास पे लगने वाला पैसा हथियारों पे लगाया। अगर वही पैसा उसने हथियारों पे न लगा के देश के विकास पे लगाया होता तो कभी भी सोवियत संघ का विखंडन नहीं होता। समझ में आई बात? अभी सुनते चलो।
परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध, अंडरलाइन कर लो इस शब्द को, इसे अपरोध का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही। पारस्परिक अवरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह परिस्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदता को ना रोक सकी। ये जो लड़ाई इनके बीच में नहीं हुई ना, ये लड़ाई क्यों नहीं हो पाई? अपरोध के सिद्धांत के कारण नहीं हो पाई। समझ रही बात? क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों के पास समान ताकत है और हम लड़ेंगे तो हम अपने आप को ही तबाह करेंगे। हम दोनों आपस में लड़ेंगे तो हमें ही नुकसान पहुंचने वाला है, किसी और को नहीं। तो जब इस बात को हम आभास कर लेते हैं तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को कहा जाता है अपरोध। पर अपरोध इनके बीच में संदेह को खत्म नहीं कर पाया, आपसी प्रतिद्वंदता को खत्म नहीं कर पाया, और इसी आपसी प्रतिद्वंदता के चक्कर में दोनों ही महाशक्तियों ने अपार मात्रा में हथियारों का निर्माण किया। अपार मात्रा में हथियारों का निर्माण किया। समझ में आई बात? आगे सुनिए। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। इन पारस्परिक प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। ये भी जो भी गुट में है दोनों, उन देशों से भी ये उम्मीद की जाती थी कि वो भी तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करेंगे। बेवजह किसी से नहीं लड़ेंगे, बेवजह अपने दुश्मन से कदापि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये माना जाता था कि आप दोनों की मूर्खता के कारण दो महाशक्तियों में टकराव हो सकता है। इसीलिए जैसे मैंने क्यूबा का उदाहरण आपको बताया ना, क्यूबा के ऊपर सोवियत को लगा कि क्यूबा को अमेरिका अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, इसीलिए वहां पर आ गए ना पूरा क्यूबा अपनी हथियारों के साथ। तो ये शंका ना पैदा होने पाए, क्योंकि अगर इस प्रकार की शंका पैदा हो गई और इस प्रकार की शंका का जल्दी से निवारण नहीं हुआ तो पूरा विश्व किस में चला जाएगा? पूरा विश्व युद्ध में चला जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको क्यूबा मिसाइल संकट समझा, जिससे कि आप समझ सकें कि इनके गुट के देशों को भी बहुत तर्कसंगत और बहुत जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था, जिससे कि दोनों महाशक्तियों में कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। और आपने देखा कि उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका गया। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुका होता पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती। ये बात जान लो। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंस साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूचे मानव जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। इस शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचा लिया। पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचा लिया। और इसमें बचाने में सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा था? अपरोध का सिद्धांत। अपरोध के सिद्धांत ने दोनों ही गुटों को यह समझा दिया कि बेटा जितने तुम ताकतवर हो उतना ही सामने वाला ताकतवर है। लड़ोगे तो दोनों अपना ही नुकसान करोगे, किसी और का नहीं।
दोनों ही बर्बाद हो जाओगे। इससे बढ़िया है मत ही लड़ो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और अगर लड़ते हो तो मरते हो, दोनों ही बर्बाद हो जाओगे। जो ये महाशक्ति बने बैठे हो ना, ये पूरी महाशक्ति तुम्हारे अंदर चली जाएगी, फिर तुम्हें कोई उबार नहीं पाएगा। तो इससे बढ़िया है लड़ो मत, बस एक दूसरे से तैयार रहो, तैयारी पूरी करके रखो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अगली क्लास में आएंगे, हम मिलेंगे। जय हिंद, जय